हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएसआर क्लासेस। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशिएशन के बारे में। और ये लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि 10th क्लास पास करके नए 11th क्लास में आए हैं। जब आप पहली बार फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे 11th क्लास की, तो प्रॉपर फिजिक्स पर आने से पहले आपको मैथमेटिकल टूल्स नाम की एक चीज़ होती है, उसको पढ़ना पड़ेगा। और मैथमेटिकल टूल्स में या बिगिनिंग ऑफ द फिजिक्स स्टडी में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? आपको पढ़ना पड़ेगा स्लोप के बारे में, आपको पढ़ना पड़ेगा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के बारे में, आपको पढ़ना पड़ेगा वेक्टर के बारे में, आपको पढ़ना होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में थोड़ा डिटेल में, हालांकि 10th में आपने पढ़ा हुआ है। और इसी के साथ साथ आपको पढ़ना पड़ेगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में। इसमें से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आप क्लास 12 में पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में डिटेल में। यहाँ पर हम उतना ही डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन डिस्कस करेंगे जो कि फिजिक्स में 11th क्लास में रिक्वायर्ड है और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जिसकी ज़रूरत हमें बार बार पड़ती है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कांस्टेंट क्या होते हैं और वेरिएबल क्या होते हैं। कांस्टेंट वो चीज़ें होती हैं, जैसा कि आप जानते हैं, कि जिसकी वैल्यू फिक्स होती है और उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। जैसे कि मैंने लिया एक कांस्टेंट 4 है, तो 4 की वैल्यू 4 ही रहती है, टाइम के साथ ना तो कभी इंक्रीज होती है ना डिक्रीज होती है, जितनी है उतनी रहेगी कांस्टेंट की वैल्यू। तो कांस्टेंट का मीनिंग आप समझ गए। इसके बाद होते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकती हैं, जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। और वेरिएबल्स को जनरली हम डिनोट करते हैं एक्स, वाई और जेड से। जनरली क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपने किया भी होगा ऐसा कि अननोन क्वांटिटी को हमने एक्स एज्यूम कर लिया है और एक्स को हम 1 भी लिख लेते हैं। सपोज एक्स इक्वल टू 1, 2, 3, 4, इस तरह से आपने लिया होगा। तो एक्स इसमें क्या है कि वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है, जेड भी यहाँ पर वेरिएबल मान सकते हैं। हालांकि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक्स, वाई, जेड हमेशा वेरिएबल ही होंगे, लेकिन जनरली मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में आप मैक्सिमम जगह पर जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चाहे 11th में 12th में, एक्स, वाई, जेड को वेरिएबल लेते हैं। और कांस्टेंट के लिए जो सिंबल यूज किए जाते हैं वो जनरली ए, बी, सी, ये जो सिंबल होते हैं ये कांस्टेंट के लिए यूज किए जाते हैं। हालांकि पाई भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, 4, 5, 6, 7, ये सारे जो नंबर्स हैं ये भी कांस्टेंट क्वांटिटीज होती हैं। तो ये तो मीनिंग हुआ कांस्टेंट का और वेरिएबल का। इसके बाद एक चीज और आगे पढ़ेंगे हम, वो है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। जैसे आपने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन काफी यूज किया होगा, जैसे मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो इसमें x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है। x की वैल्यू अगर मैं रखता हूं 30 डिग्री, तो यहां से y इक्वल टू साइन 30, यानी y इक्वल टू कितना जाएगा, 1/2 आएगा, क्योंकि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। तो y इक्वल टू कितना हो गया, 1/2। इसी तरह से मैंने डिसाइड किया कि मैं x की वैल्यू को 60 डिग्री रखूंगा, तो y इक्वल टू साइन 60 और ये हो जाएगा √3/2। तो y की वैल्यू √3/2 है। यानी कि y की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि x ने क्या वैल्यू एज्यूम की है। x जो वैल्यू लेगा उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू डिसाइड होगी। तो इसमें x को हम कहते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इट कैन टेक एनी वैल्यू। और y की वैल्यू डिपेंड कर रही है x पर, इसलिए y को कहते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल। तो y कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल और x होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ऐसा कि x हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही होगा और y हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही होगा। दोनों को इंटरचेंज भी कर सकते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग नोटेशन यूज किए जाते हैं, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं। एक और एक्सप्रेशन में यहाँ लिखता हूँ, सपोज मैंने लिखा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। तो इसमें x की वैल्यू को हम कुछ भी लिख सकते हैं और x ने जो वैल्यू एज्यूम की होगी उस पर डिपेंड करेगा कि y की वैल्यू क्या होगी। सपोज मैं लिख लेता हूँ x इक्वल टू 1, तो ये होगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1। तो सॉल्व करने पर y की वैल्यू कितनी आती है, 1 प्लस 2 माइनस 1, यानी कि 0 के
ये कितना जाता है 2 के बराबर, तो y इक्वल टू कितना हो गया 2 के इक्वल। तो इसमें भी y क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है और x क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब x और y को आपस में रिलेट करने वाले कितने रिलेशन हो सकते हैं, कितने तरीकों से हम y को और x को आपस में रिलेट कर सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ तरीके हो सकते हैं, जैसे y इक्वल टू साइन एक्स भी लिख सकते हैं हम, y इक्वल टू 1/x² प्लस 1 भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू x³ प्लस 3x प्लस 1/x² प्लस 1, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ तरीके से x और y को आपस में रिलेट किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि x और y का जो रिलेशन है उसको हम कोई एक फिक्स रिलेशन नहीं बता सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या तरीका निकाला हुआ है, उसके लिए हमने ये तरीका निकाला हुआ है कि ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि y और x आपस में रिलेटेड है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो उसको लिखने का तरीका हमने ये ढूंढ लिया कि हम भाई ऐसे लिख दिया करेंगे y इज फंक्शन ऑफ x। ये जो आप देख रहे हो y इज फंक्शन ऑफ x लिख लिया करेंगे हम इसमें। ठीक है, तो इसको लिखा करेंगे हम यहां, जैसे मैंने ये लिख दिया y इक्वल टू एफ एक्स। तो जो f है जस्ट ये सिंबल है, ये f कुछ भी हो सकता है, ये f साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, टेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस f से सिंपल ये मतलब हुआ कि y में और x में कोई तो रिलेशन है। वो रिलेशन हमने डिफाइन नहीं किया यहाँ पर, बस इतना तय हो गया कि x और y में कोई रिलेशन है। और x क्या है इसमें जो यहाँ पर लिखा जाता है, ये हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है x इक्वल टू एफ ऑफ वाई, तो इसका मतलब है कि y कैसा इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेना है और x कैसा लेना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेना है। कोई भी डिपेंडेंट हो सकता है, कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है, इट्स नॉट अ बिग इशू। ठीक है, लेकिन लिखने का जो तरीका होता है वो इस तरह से होगा जैसा आप यहाँ देख रहे हो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि y और x आपस में रिलेटेड है और वो रिलेशन हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं अभी कि वो रिलेशन साइन से रिलेटेड है या कॉस से या टेन से या 1/x है या 1/x² है या x³ प्लस 1 है, कुछ भी हो सकता है। तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ये बताता है कि y में और x में एक रिलेशन है और y और x में आपस में जो रिलेशन है उसको हम फंक्शन कहते हैं। तो रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी टर्म्ड एज ए फंक्शन। यहां पर मैंने लिखा है x इक्वल टू एफ ऑफ टी, इसका मतलब है कि x इज फंक्शन ऑफ t वेयर t इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और x इज डिपेंडेंट वेरिएबल और x किस पर डिपेंड कर रहा है, t पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये तो इसमें बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बड़ी सिंपल सी चीज है ये। इसके बाद आगे एक सिंपल सा रूल है, हमेशा फॉलो होगा जरूरी नहीं होता है। क्या रूल है? इन जनरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज टेकन ऑन द एक्स एक्सिस एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज टेकन ऑन वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर हम लेते हैं उन क्वांटिटीज को जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं या उन वेरिएबल्स को जो इंडिपेंडेंट होते हैं। वाई एक्सिस पर उनको लेना है, उन वेरिएबल्स को लेना है जो कि डिपेंडेंट हैं। किसके ऊपर डिपेंडेंट है वाई एक्सिस के वेरिएबल? उन वेरिएबल्स पर डिपेंडेंट है जिनको हमने एक्स एक्सिस पे लिया है, आपस में जिनमें एक रिलेशन है। ठीक है, ये बात हो गई। अब हम समझेंगे डिफरेंशिएशन क्या चीज़ है। तो डिफरेंशिएशन से समझने से पहले मैं एक सिंपल सा फंक्शन लिख लेता हूँ यहाँ पर, और वो फंक्शन मैंने लिखा सपोज y इक्वल टू 2x² प्लस 1। अब x और y आपस में जिस फंक्शन से रिलेटेड है वो फंक्शन ये लिखा हुआ है मैंने ऊपर, y इक्वल टू 2x² प्लस 1। इसमें x क्या है? x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर मैंने x की वैल्यू को 1 लिखा, x इक्वल टू 1, तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1, यानी y इक्वल टू आ जाएगा 3 के बराबर। तो अगर x इक्वल टू 1, इसका मतलब y इक्वल टू 3 हो जाता है। अगर x की वैल्यू को मैंने लिखा 2, x इक्वल टू 2, तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y कितनी हो जाएगी? y इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 1, यानी जहां भी x था वहां मैंने 2 लिख दिया है। तो y की वैल्यू आती है 2 इंटू 4 प्लस 1,
यानी कि 9 के इक्वल। तो व्हेन x इक्वल टू 2 देन y इक्वल टू 9। अब देखो मैं x की वैल्यू में चेंज कर रहा हूं तो y की वैल्यू में भी चेंज हो रहा है। x की वैल्यू को मैंने 1 रखा था तो y कितना था, 3 था। x की वैल्यू को मैंने 2 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई है, 9, यानी कि y में काफ़ी चेंज हो गया। अगर मैंने x की वैल्यू को कितना रखा, 3, अब मैं यहाँ लिखता हूँ x इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y इक्वल टू होगा 2 इंटू एक्स जगह पर 3 रखना है तो 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो y इक्वल टू 2 इंटू 9 प्लस 1, तो y इक्वल टू कितना जाएगा, 18 प्लस 1 यानी कि 19। तो x इक्वल टू 3 लिख देता हूँ तो y की वैल्यू में चेंज कितना होता है, काफ़ी चेंज हो जाता है। y की वैल्यू जो है 19 आती है। यानी x की वैल्यू अगर मैंने 1 ली, x को अगर 1 लिया तो y कितना है, 3 है। 1 से चेंज करके x को मैं 3 रख देता हूँ तो चेंज कितना हो जाता है, 19 पे पहुँचता है। यानी y 3 से कहाँ पहुँच जाता है, 19 पर। और अगर मैं x को 2 रख देता हूँ तो y की वैल्यू हो जाती है 9। यानी x में जितना ज़्यादा चेंज करूँगा मैं, y में भी उसी के करस्पॉन्डिंग चेंज हो रहा है। x में चेंज ज़्यादा किया तो y में भी चेंज ज़्यादा हो रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसा करता कि x की वैल्यू तो मैं रखता 1, तो करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कितनी थी, y की वैल्यू आई थी 3 के बराबर। लेकिन अब मैं इसमें x की वैल्यू को रखूँ 1.001, तो y की जो वैल्यू आएगी इसमें जो चेंज आएगा वो उतना ज़्यादा नहीं आएगा। यानी y की वैल्यू x इक्वल टू 1 पर अगर 3 थी तो जब मैं x की वैल्यू 1.001 रखता हूं तो y की वैल्यू में भी चेंज बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, वो 3 के आसपास ही होगा। तो x की वैल्यू में जो बहुत छोटा सा चेंज है उसको हम सिंबल में क्या लिखते हैं, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू में जो छोटा सा चेंज होता है उसको सिंबल में लिखते हैं। ये ट्राइंगल सा बना देते हैं, इसको कहते हैं डेल्टा। और डेल्टा x का मतलब होता है स्मॉल चेंज इन x। और अगर मैंने डेल्टा y लिख दिया तो डेल्टा y का मीनिंग है स्मॉल चेंज इन y। डेल्टा x है, x की वैल्यू में थोड़ा सा चेंज किया डेल्टा x, करस्पॉन्डिंग चेंज y में कितना हुआ, डेल्टा y। तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x को हम ये कहते हैं दिस इज द रेट ऑफ चेंज of y with respect to x। यानी x में चेंज किया तो x के रिलेटिव वेरिएबल x में चेंज करने पर वेरिएबल y में कितना करस्पॉन्डिंग चेंज है वो बताता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। इसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x या रिलेटिव टू x कहते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, हम चाहते हैं कि हम इसमें बहुत ही छोटा चेंज कर दें। यानी कि अब मैं लिखता हूँ इसको, अब ध्यान से समझना ये, अब मैं लिखता हूँ कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, मैंने x की वैल्यू में चेंज किया है बहुत छोटा सा, वो छोटा सा चेंज कितना है, डेल्टा x है। y में भी करस्पॉन्डिंग चेंज कैसा है, बहुत छोटा होगा, डेल्टा y। लेकिन अब मैं इससे भी आगे बढ़ के एक चीज़ लिख रहा हूँ कि डेल्टा x में जो चेंज है वो इतना छोटा है कि वो 0 की तरफ बढ़ रहा है। यानी डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा x टेंड्स टू 0, ये किसकी तरफ बढ़ रहा है, चेंज 0 की तरफ। अब डेल्टा x टेंड्स टू 0 का मीनिंग क्या है, डेल्टा x टेंड्स टू 0 का मीनिंग ये होता है कि डेल्टा x 0 की तरफ बढ़ रहा है। यानी कि चेंज इज सो स्मॉल दैट इट इज ऑलमोस्ट 0 बट इट विल नेवर बी इक्वल टू 0। ये ध्यान रखना, डेल्टा x 0 की तरफ बढ़ रहा है, इट इज वेरी क्लोज टू 0 बट इट इज नेवर बी इक्वल टू 0। अब इसको समझने के लिए मान लो मैं आपको एक एग्जांपल दूं। ये क्वेश्चन जो है कई छोटे बच्चों से पूछा जाता है कि एक वॉल है और एक ये दूसरी वॉल है, इन दोनों वॉल के बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लो 100 मीटर है, ठीक है, 100 मीटर का डिस्टेंस है। एक इंसेक्ट यहाँ से चलना शुरू करता है, वॉल 1 से स्टार्ट करता है, यह है वॉल 1 और यह है वॉल 2। एक इंसेक्ट वॉल 1 से चलना स्टार्ट करता है, किसकी तरफ चलता है, वो 2 की तरफ। लेकिन उसके चलने का पैटर्न यह है इंसेक्ट का कि जितनी डिस्टेंस कवर करनी बाकी है
वो हमेशा 1 सेकंड में उसका आधा चलता है। यानी आधा सेकंड में कितना चलेगा, जितनी डिस्टेंस कवर करनी है उसका आधा चलता है वो। तो इनिशियली डिस्टेंस कितनी थी, 100 मीटर। तो अदर वॉल को टच करने के लिए ही हैज़ टू मूव ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, लेकिन वो क्या करेगा, फर्स्ट सेकंड में चलेगा 50 मीटर। अब कितनी डिस्टेंस कवर करनी बाकी है, 25। तो नेक्स्ट 1 सेकंड में वो डिस्टेंस कवर करता है 25 मीटर, 50 मीटर का आधा चला। अब बची हुई डिस्टेंस कितनी है दूसरी वॉल से, अब उसकी डिस्टेंस बची हुई है 25 मीटर, तो अब वो 25 मीटर का आधा चलता है। तो क्वेश्चन ये है कि उसको दूसरी वॉल को टच करने में टोटल टाइम कितना लगेगा, कितने टाइम के बाद वो दूसरी वॉल को टच कर लेगा, ये बताना होता है इस क्वेश्चन में। तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करना कि अगर एक इंसेक्ट इस तरह से चलता है कि जितनी डिस्टेंस उसे कवर करनी है 1 सेकंड में वो उसका आधा ही चलता है, तो कितने सेकंड के बाद वो दूसरी वॉल को टच कर लेगा, उस तक पहुंच जाएगा, इफ डिस्टेंस बिटवीन दी 2 वॉल्स इज 100 मीटर, राइट। तो इसका आंसर निकालने की कोशिश करना, बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर है इसका। तो वीडियो को पॉज करके और ऑनेस्टली आंसर निकालने की कोशिश करना। कैलकुलेशन कर लेना चाहो तो पेपर पेन लेके। तो इसका आंसर ये है क्वेश्चन का कि वो जो इंसेक्ट है वो कभी भी सेकंड वॉल को टच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जितनी डिस्टेंस उसे कवर करनी है अगर हमेशा उसका आधा ही चलेगा, जो भी टारगेट बचा हुआ है अपने टारगेट का हमेशा हाफ ही कंप्लीट करता है, तो कभी भी वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। हाँ, ये जरूर है कि वो सेकंड वॉल के क्लोज बहुत पहुँच जाएगा। जैसे कभी वो पहुँच गया 1 मीटर की डिस्टेंस पर, तो कितना चलेगा, हाफ मीटर चलेगा। अब उसको डिस्टेंस कवर करनी बाकी है हाफ मीटर, तो उसका आधा चलेगा। ऐसे करते करते मान लो इंसेक्ट और सेकंड वॉल के बीच में डिस्टेंस रह गई 1 मिलीमीटर, तो कितना चलेगा, 1 मिलीमीटर का हाफ चलेगा। ऐसे ही मान लो काफ़ी टाइम के बाद इंसेक्ट और सेकंड वॉल के बीच का डिस्टेंस रह गया 0.00001 मीटर, तो अब कितना चलेगा, अब इसका आधा चलेगा। तो अल्टीमेटली ये सेकंड वॉल के क्लोज तो बहुत होगा, लेकिन एग्जैक्टली उसको टच कभी नहीं करेगा। तो यही मतलब है डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 का, कि डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 मीन डेल्टा एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0 बट इट विल नेवर बी इक्वल टू 0। ये कभी भी एग्जैक्टली 0 नहीं होगा, 0 के क्लोज बहुत होगा। तो इतनी देर से हम ये डिस्कस क्यों कर रहे थे, क्योंकि ये जो क्वांटिटी हमने लिखी हुई है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, इसको लिख दिया जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और इसको सिंबल में ऐसे लिखते हैं, नोटेशन इसका ये है dy बाई dx। ये है dy बाई dx, इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये y का डिफरेंशिएशन है x के रिस्पेक्ट में। अब इसमें आप ये भी कह सकते हो कि ये भी है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x है, ये भी वही बता रहा है, रेट ऑफ चेंज बता रहा है। लेकिन इसमें डेल्टा x क्या है, डेल्टा x इतना छोटा है कि 0 की तरफ बढ़ रहा है, इसको इनफाइनाइटेसिमल चेंज कहते हैं हम x में। एंड dy इज द करस्पॉन्डिंग चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल y। इंडिपेंडेंट वेरिएबल x में हमने चेंज किया dx, और वो चेंज कैसा है, इनफाइनाइटेसिमल चेंज है, बहुत छोटा सा चेंज है। और करस्पॉन्डिंग चेंज y में कितना है, dy है, और dy बाई dx कहलाता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ कि कहीं पर लिखा हुआ है dy बाई dt, जिसमें t टाइम है, तो dy बाई dt का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कहीं पर लिखा हुआ है dz बाई dx, इसका मतलब है कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल है z, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, x में बहुत छोटा सा चेंज किया dx, तो करस्पॉन्डिंग चेंज z में कितना हुआ है dz, एंड दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x। ये तो ही नोटेशन की बात। अब इसके डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले होते हैं, और डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले हैं उनको हमें डिराइव नहीं करना है। ये आप इनका जो डेरिवेशन है वो आप पढ़ेंगे कहाँ पर, डायरेक्ट ये पढ़ेंगे आप मैथमेटिक्स में क्लास 12th में, कैलकुलस नाम से पूरा पेपर है एक मतलब अच्छी खासी बुक पढ़ेंगे आप कैलकुलस की। यहाँ पर जिन फार्मूलों का हम सबसे ज़्यादा जिक्र करेंगे, जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है,
हम उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। सबसे पहली तो चीज़ ये है, आपको याद रखना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट इज ऑलवेज ज़ीरो। अगर कोई चीज़ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा ज़ीरो होता है। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर मैंने लिखा डिफरेंशिएशन में कर रहा हूँ डी डी एक्स ऑफ 4, इसको डी डी एक्स भी बोल देते हैं, या थोड़ा सा और मैं एलोबरेट कर दूँ, कहीं पर डी वाई बाई डी एक्स लिखा है तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और डी डी एक्स को आप एक ऑपरेटर भी कह सकते हो कि डी डी एक्स लगा दिया किसी के आगे, यानी उसका डिफरेंशिएशन कर दिया। जैसे z का डिफरेंशिएशन करना है मुझे टाइम के रिलेटिव, तो इसके आगे मैंने डी डी टी लगा दिया। तो यू कैन ट्रीट डी डी टी एज एन ऑपरेटर ऑल्सो। जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए प्लस एक ऑपरेशन है, माइनस एक ऑपरेशन है, डिवीजन एक ऑपरेशन है, मल्टीप्लीकेशन एक ऑपरेशन है, ऐसे डी डी टी लगा दिया या डी डी एक्स लगा दिया तो ये डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर लगा दिया। ये एक ऑपरेशन करना है वो हमको। क्या ऑपरेट करना है? डिफरेंशिएशन कर देना है वाई का या जेड का। ठीक है, इसको ऐसे याद कर लेना आप। तो अब y की जगह पर मैं ले लूं इफ y इक्वल टू 4 और 4 को डिफरेंशिएट करूं मैं x के रिलेटिव, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 0 आएगा। तो किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा। उसका रीज़न क्या है? बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अगर पिछली पूरे लेक्चर को आपने ठीक से समझा है, वो इसलिए होगा क्योंकि नीचे मैंने x में कितना चेंज किया है dx के बराबर, तो उसके करस्पॉन्डिंग चेंज 4 में कितना होगा ये मीनिंग है इसका। जैसे हम डिस्कस करते आ रहे थे ना, dy बाई dx का मतलब होता था x में बहुत छोटा सा चेंज किया dx, तो करस्पॉन्डिंग चेंज y में कितना हुआ? dy। तो सिमिलरली जब मैं लिख रहा हूँ डी डी एक्स ऑफ 4, तो x में अगर मैंने चेंज किया है छोटा सा dx, तो करस्पॉन्डिंग चेंज 4 में कितना होगा? तो 4 तो भाई हमेशा 4 ही रहता है, इसमें कभी कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो 4 इज ऑलवेज 4, इट नेवर चेंजेस। तो 4 में चेंज कितना होगा? 0 होगा। और चेंज 0 है मतलब डिफरेंशिएशन 0 है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। ऐसे ही अगर मैं डिफरेंशिएशन पाई का करूं डी डी एक्स ऑफ पाई, तो इसका डिफरेंशिएशन भी 0 आएगा क्योंकि पाई एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ 30 का, तो इसका डिफरेंशिएशन भी 0 आएगा, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। ठीक है, तो अगर कोई भी क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो एक ये रूल याद रखेंगे आप। ठीक है, इसके बाद दूसरा है डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे हम किसका? डिफरेंशिएशन ऑफ y की पावर y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। अब इसका मीनिंग समझ लो पहले क्या है। इसमें y एज यूजुअल, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, y क्या है इसमें? y है डिपेंडेंट वेरिएबल और x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और n क्या है इसमें? n कोई भी रियल नंबर है। n बिलोंग्स टू r, सेट ऑफ रियल नंबर पढ़े होंगे आपने। तो x क्या है? r n क्या है? कोई भी रियल नंबर है, 2 3 -3 -4 -3/4 +4/3 कुछ भी हो सकता है ये n। तो y की जगह पर लिख दिया हमने x की पावर n, या y इक्वल टू एफ एक्स जो हम पढ़ा करते थे ना, y और x का जो फंक्शन था। तो यहां पर जो रिलेशन है y में और x में, वो ये रिलेशन है y इक्वल टू एक्स की पावर n। तो अगर y इक्वल टू एक्स की पावर n एक रिलेशन है आपके पास, तो इसके डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हम डायरेक्ट लिखेंगे, इसके डेरिवेशन पे नहीं जाना है। और इनको मैं अंडरलाइन कर देता हूं, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, n is any real number. We apply operator ddx on both sides of the equation y equal to x की पावर n। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे y इक्वल टू x की पावर n मैंने लिखा है। अब इसके डिफरेंशिएशन करने का मतलब, एक तो आप ये समझ सकते हो कि dy बाई dx कर रहे हैं हम, और y की वैल्यू उठा के मैंने x की पावर n यहाँ रख दी। तो ये इसको हम ऐसे पढ़ते हैं डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, या डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि मैंने लेफ्ट साइड में भी डी डी एक्स लिख दिया, राइट साइड में भी डी डी एक्स लिख दिया। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, और राइट साइड में भी डी डी एक्स लिख दिया तो डी डी एक्स ऑफ n। ठीक है,
तो लेफ्ट साइड में सिंपल dy बाई डी एक्स है, और राइट साइड में डी डी एक्स ऑफ n, इसका फॉर्मूला होता है, ये जो पावर होती है n, ये पावर उतर आती है नीचे, इसको ऐसे लिख देना है, और फिर x लिखना है, और फिर पावर में से एक या 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, n माइनस 1। सो दिस इज द फॉर्मूला। इसको फॉर्मूले की तरह से याद रखना है कि डी डी एक्स ऑफ x की पावर n होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। याद रहे पावर जो होगी वो कहाँ जाएगी, ये जो पावर है ये उतर के नीचे आ जाती है, और जो पावर में से हम क्या करते हैं, एक कम कर देते हैं, और अब डिफरेंशिएशन हो गया है तो ये डी डी एक्स नहीं लगेगा, अब ये डी डी एक्स हटा देना है आपको यहां से। इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। कुछ डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। जैसे अगर मैंने लिखा y इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन करना है, यानी dy बाई डी एक्स निकालना है, तो मैं इसको लिखूंगा डी डी एक्स, और y की जगह पर क्या लिखा, x की पावर 3। फॉर्मूला क्या था हमारा, डी डी एक्स ऑफ x की पावर n इक्वल टू था n x की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर n की जगह पर क्या है, 3 है, n की जगह पर 3 है तो 3 नीचे उतर आएगा, और x की पावर हो जाएगा 3 माइनस 1, तो इट बिकम्स 3 इंटू एक्स की पावर 2 यानी 3x स्क्वायर, और ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कहीं पर लिखा है y इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, ऐसे लिखा हुआ है। तो जो डिफरेंशिएशन है, तो दोनों तरफ हमने डी डी एक्स ऑपरेटर लगा दिया, तो डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू, राइट साइड में भी मैंने डी डी एक्स लगा दिया पूरे फंक्शन पर। पूरे फंक्शन पर मतलब ये जो राइट साइड में लिखा हुआ है ना, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 पर, ठीक है, इतना कर दिया। अब देखो, इससे पहले मैंने कहा था कि डिफरेंशिएशन किसी कांस्टेंट का 0 होता है, लेकिन अगर कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, अगर एक कांस्टेंट क्वांटिटी किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो अब कांस्टेंट के साथ हम कुछ नहीं करते हैं, कांस्टेंट को बस डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल देते हैं और फिर वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, वो भी आप इसमें समझोगे। दूसरी चीज, ये जो डी डी एक्स है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ये डी डी एक्स अंदर हर एक टर्म के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ 3x क्यूब प्लस डी डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ 1। अब जैसा कि मैंने कहा था कि इसमें जो 3 है, 3x क्यूब का जो ये वाला 3 है, ये वेरिएबल के साथ है, तो इसको बिल्कुल विथ फुल्ली रिस्पेक्ट आप बाहर निकाल दीजिए डी डी एक्स के, और अंदर बचाइए एक्स क्यूब। यहाँ पर 2x स्क्वायर में जो 2 है, कौन सा वाला 2, ये नीचे वाला 2, ये 2 वेरिएबल के साथ में आया है, तो इसको विथ फुल रिस्पेक्ट आउटसाइड द साइन ऑफ डिफरेंशिएशन लो 2, और इसको लिखो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, लेकिन ये वाला जो कांस्टेंट है 1, इसके साथ वेरिएबल नहीं है, ये अकेला फंस गया यहाँ पर, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 होगा। तो कांस्टेंट अगर अकेला है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें 3 इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, तो 3 नीचे उतर आएगा, पावर हो जाएगी 3 माइनस 1 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर में ऐसा ही होगा, 2 नीचे जाएगा, एक्स की पावर 2 माइनस 1, फिर ये हुआ 3 × 9 एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ये डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया इसका फंक्शन का। और जब डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया है तो हमने जो साइन था डी डी एक्स का वो भी इसमें नहीं आएगा, ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए हम। इसका एग्जांपल ले लेता हूं मैं कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है y इक्वल टू 4/x की पावर 3, ये लिखा हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो देखो दोनों तरफ ले लेना डी डी एक्स, इधर भी तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया, और राइट साइड में हो जाएगा डी डी एक्स 4/x क्यूब। इसको ऐसे चेंज करना, 4 को बाहर निकाल दो और डी डी एक्स, और डिनोमिनेटर में जो x की पावर 3 इसको ऊपर ले जाओ, तो ये हो जाएगा x की पावर -3। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, कौन सी वाली फॉर्म में, डी डी एक्स ऑफ x की पावर n इक्वल टू n x की पावर n-1।
ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम। तो 4 इंटू, अब ध्यान देना यहाँ पर x की पावर -3 है, तो -3 तो आ जाएगा नीचे, तो ये आ गया -3 और x की पावर होगी -3 -1। सॉल्व करने पर ये आएगा -12 x की पावर -4, या तो यहीं छोड़ दो, लेकिन ऐसा नहीं, आंसर में ऐसे लिखा होता है बुक्स में -12 अपॉन x की पावर 4। तो ये डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया इसका, 4 अपॉन x3 इसका डिफरेंशिएशन किया हमने। और एग्जाम्पल ले लेते हैं इस पर। तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। मान लो y इक्वल टू, इस बार क्या ले लें, मैं ले लेता हूं 4x की पावर 8 माइनस 3 अपॉन √x प्लस 5। ये फंक्शन बना लिया हमने। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि ddx निकालना है, तो दोनों तरफ ddx ऑपरेटर लगा दो। तो ये लिखा मैंने ddx ऑफ y इक्वल टू, राइट साइड में भी ddx किया, तो मैं एक स्टेप डायरेक्ट कर दूं। चलो अच्छा, स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं। ddx 4x की पावर 8 माइनस 3 अपॉन √x प्लस 5। अब जैसा कि मैंने कहा था कि जो डिफरेंशिएशन होता है ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो ddx 4x की पावर 8 माइनस ddx 3 अपॉन √x प्लस ddx ऑफ 5, ये हो गया इक्वल टू। अब यहाँ देखो 4 कांस्टेंट है और वेरिएबल के साथ है, इसलिए बिल्कुल बाइज्जत इसको बाहर निकालो डिफरेंशिएशन के साइन के, तो ये हो जाएगा ddx ऑफ x की पावर 8 माइनस, ये जो 3 दिख रहा है वहाँ पर √x के ऊपर, इस 3 को बाहर निकालो, ddx √x को ऊपर ले जाओ तो x की पावर -1/2 हो जाएगा, प्लस अब देखो 5 अकेला था, इसमें वेरिएबल नहीं था, तो इसका डिफरेंशिएशन लिख देना है 0 इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स की पावर 8 का डिफरेंशिएशन क्या करोगे, 8 नीचे आ जाएगा, x की पावर 8 माइनस 1 यानी कि 7 माइनस 3 इंटू, अब x की पावर -1/2 है तो -1/2 नीचे आ गया, और x की पावर होगा -1/2 में से 1 माइनस कर देना होगा -1। 8 इंटू 4 32 x रेज़ टू पावर 7 माइनस माइनस प्लस 3/2 एंड x रेज़ टू पावर -3/2, ये एक्सप्रेशन बना। अब चाहो तो उसको ऐसे ही छोड़ दो, लेकिन जनरली x की पावर को ना प्लस में लिखा रहता है बुक्स में, तो हम इसका आंसर लिखेंगे 32x की पावर 7 प्लस 3 अपॉन 2x रेज़ टू पावर 3/2, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन इस तरह से करना है, और हमको ये भी ध्यान रखना है कि कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है, अगर कांस्टेंट अकेला आया है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 होगा, और अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ है तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन के साइन के बाहर निकालिए और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर दो। तो अभी हमने कौन से एग्जाम्पल लिए, अभी हमने एग्जाम्पल लिए x की पावर n के डिफरेंशिएशन वाले, तो बहुत ही आसान थे। इसके अलावा कुछ और स्पेशल डिफरेंशिएशन होते हैं, उनके फॉर्मूले आपको याद करना है। तो कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, मैं ये लिख रहा हूं यहां पर, ये फॉर्मूले आपको याद करना है सारे। जैसे ddx ऑफ साइन x, ये किसके बराबर होता है, cos x के बराबर होता है। ddx ऑफ cos x किसके बराबर होता है, माइनस साइन x के। ddx ऑफ tan x किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर x के। ddx ऑफ cot x किसके बराबर है, माइनस cosec स्क्वायर x के। ये ठीक से पढ़ना, cosec दिख रहा है कि नहीं। ddx ऑफ cot x इक्वल टू होता है माइनस cosec स्क्वायर x के बराबर। ठीक है, एक फंक्शन होता है जो कि शायद आपने पढ़ा नहीं होगा, e की पावर x, तो ddx ऑफ e की पावर x जो है वो e की पावर x के बराबर ही रहता है। ये आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे। e एक क्वांटिटी है, बस केवल e है तो ये कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू होती है 2 से 3 के बीच में, वो मैथमेटिक्स वाले सर आपको बताएंगे। और एक और फंक्शन होता है log x टू द बेस
टू द बेस ई, जिसको सिंपल ln x लिखते हैं, उसका डिफरेंशिएशन होता है डी डी एक्स ऑफ ln x होता है 1/x के बराबर। ठीक है, इसमें वो लिखा नहीं है। और एक है a की पावर x, यहाँ आप देख रहे हो, इसमें a कांस्टेंट है और कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, तो उसका फिर डिफरेंशिएशन ये होता है a की पावर x ln a। हालांकि इस वाले डिफरेंशिएशन का काम फिजिक्स में बहुत ज़्यादा हमको नहीं पड़ेगा, इसका तो बहुत पड़ेगा e की पावर x का, और log x के डिफरेंशिएशन का भी हमको बहुत काम पड़ने वाला है। ठीक है, तो इसमें एक फॉर्मूला लिखा हुआ नहीं था, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि डी डी एक्स ऑफ ln x का मतलब होता है log x टू द बेस e, और ये log फंक्शन क्या है ये भी आप मैथमेटिक्स वाले सर आपको इसके बारे में बताएंगे। तो डी डी एक्स ऑफ ln x इक्वल टू होता है 1/x के बराबर। तो ये फॉर्मूले सारे के सारे आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं हम डिफरेंशिएशन पर, पहले आप इतना काम कर लो अच्छे से। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिफरेंशिएशन में कुछ और आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कुछ एग्जाम्पल लिए थे, अब हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं डिफरेंशिएशन के। और मान लीजिए कि इस बार मैं फंक्शन इस तरह का ले रहा हूं, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1/4x क्यूब, इस तरह का फंक्शन हमारे पास है। इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रिलेटिव, तो मैंने ये डेल ऑपरेटर लगाया पहले तो दोनों तरफ, और जो डेल ऑपरेटर है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1/4x क्यूब, ये लिखा। जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो डिफरेंशिएशन है ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो हर एक टर्म पर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे राइट साइड में, तो ये आएगा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस डी डी एक्स ऑफ 1/4x क्यूब। अब sin x का डिफरेंशिएशन तो cos x होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन तो मैंने लिख दिया cos x। स्टैंडर्ड फार्मूला जो आपको मैंने पिछली बार बताया था वो आपको सारे याद कर लेने हैं। तो sin x का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा cos x। 3 कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको बाहर निकाल देते हैं हम डिफरेंशिएशन के साइन के, और x स्क्वायर को हमने एज इट इज छोड़ा। यहाँ पर 1/4, जो 1/4 है इसको हमने डिफरेंशिएशन के साइन के बाहर निकाल दिया और लिखा डी डी एक्स ऑफ x की पावर -3, इतना लिखा है। अब हम फर्दर डिफरेंशिएशन करते हैं, तो cos x sin x का तो डिफरेंशिएशन ऑलरेडी हो चुका है, और वो कितना आ चुका है cos x के बराबर इंटू 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x माइनस 1/4, और x की पावर -3 का डिफरेंशिएशन होगा -3x की पावर -3 -1 यानी -4। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाती है cos x प्लस 6x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर 3/4 x की पावर -4। इसको थोड़ा और डेकोरेटिव वे में हम लिख सकते हैं, डी डी एक्स इक्वल टू cos x प्लस 6x प्लस 3/4 x टू पावर 4, ये हो गया आंसर। तो ये हुआ डिफरेंशिएशन। तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सिंपल था, इसलिए सिंपल था कि इसमें sin x एक अपने आप में अलग टर्म है, 3x स्क्वायर एक अलग टर्म है, और -1/4x क्यूब एक अलग टर्म है। लेकिन अगर कहीं ऐसी सिचुएशन आए हमारे सामने जिसमें कि sin x और x का प्रोडक्ट हो, यानी फंक्शन किस तरह का हो वो मैं इस एग्जांपल में ले रहा हूं, और इस बार जो एग्जांपल में ले रहा हूं वो ये है y इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। इस तरह का अगर फंक्शन है तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करना है। तो इसको डिफरेंशिएशन करने से पहले हमें ये देखना होगा कि एक्स स्क्वायर एक अलग फंक्शन है, साइन एक्स एक अलग फंक्शन है, और ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। तो इसमें दो फंक्शन के प्रोडक्ट के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाना है। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर। मान लेते हैं कि एक फंक्शन है एफ एक्स और दूसरा फंक्शन है जी एक्स।
यानी x पर डिपेंडेंट दो फंक्शन है, एक fx है, उसका नेचर अलग है, वो साइन कॉस टेन कुछ अलग हो सकता है। gx ऐसा हो सकता है कि gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इस टाइप का। तो ये दोनों कैसे हैं, अलग अलग फंक्शन है। तो अगर y इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स है तो जो डिफरेंशिएशन है dy बाई डी एक्स वो हम ऐसे करते हैं कि दोनों फंक्शन में से एफ एक्स और जी एक्स में से पहले किसी एक को छोड़ देंगे और दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो मैंने इसमें एफ एक्स को एज इट इज रहने दिया और डिफरेंशिएशन किसका किया, जी एक्स का। तो डी डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस नेक्स्ट स्टेप में मैं जी एक्स को छोड़ दूंगा और डिफरेंशिएशन किसका करूंगा, जिसको पहले छोड़ दिया था उसका। इसमें कोई रूल नहीं, ऐसा नहीं है कि पहले जी एक्स का डिफरेंशिएशन करना है या पहले एफ एक्स का करना है। दोनों में से किसी भी फंक्शन को पहले छोड़ा जा सकता है, लेकिन जिस फंक्शन को पहले हमने छोड़ा है उसका डिफरेंशिएशन नेक्स्ट टाइम करना है। ठीक है, तो ये एक तरह से जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया था उसको मैंने दोबारा एक्सप्लेन कर दिया है, इस तरह से करना है। अब यहाँ पर एफ एक्स हमारे लिए क्या है, एफ एक्स हमारे लिए है एक्स स्क्वायर है और जी एक्स क्या है हमारे लिए, साइन एक्स है। एफ एक्स है एक्स स्क्वायर और जी एक्स क्या है, साइन एक्स के बराबर है। तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे और हम लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी एक्स राइट साइड में किस किस का होगा, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का। अब इसमें एक्स स्क्वायर को भी हम छोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू, अब डिफरेंशिएशन किसका करते हैं, साइन एक्स का। तो एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस, अब साइन एक्स को छोड़ दो और डिफरेंशिएशन किसका कर दो, एक्स स्क्वायर का। ठीक है, लेफ्ट साइड में एज इट इज क्या चल रहा है, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ये जो आप एक्स स्क्वायर देख रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। तो फाइनली हमारा आंसर हुआ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स। दिस इज द आंसर। ये डिफरेंशिएशन हो गया एक्स स्क्वायर साइन एक्स का। और इसमें हमने क्या यूज़ किया है, इसमें हमने यूज़ किया है प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले को। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जब प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो दोनों में से किसी भी एक फंक्शन को पहले हम छोड़ देंगे, डिफरेंशिएशन दूसरे का करेंगे, फिर यहाँ प्लस साइन आएगा। ठीक है, कहाँ पर आएगा प्लस साइन, ये यहाँ प्लस साइन आएगा। इसके बाद जी एक्स को छोड़ देंगे, यानी जिसका पहले डिफरेंशिएशन किया था बाद में उसको छोड़ देना है और जिसको छोड़ दिया था उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स हो गया। यही काम हमने इसमें किया एक्स स्क्वायर साइन एक्स में। एक्स स्क्वायर को हमने मान लिया सिमिलर टू एफ एक्स और साइन एक्स को लिख लिया है जी एक्स। इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक्स स्क्वायर को साइन एफ एक्स लेना था या जी एक्स लेना था, दोनों में से किसी को भी एफ एक्स और दूसरे को जी एक्स मान सकते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इस पर। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं और इस बार फंक्शन कैसा बना लें, रैंडमली ही मैं फंक्शन बनाता हूँ। y इक्वल टू, प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाने के लिए मैं बना लेता हूँ इस बार साइन एक्स। अच्छा, साइन एक्स तो हम ले चुके थे, तो इस बार हम बना लेते हैं कॉस एक्स। और इसके साथ में क्या लिख लूँ, इसके साथ में मैं लिख लेता हूँ x वाले ही लेते हैं, x की पावर 4 को। ठीक है, तो अब हमने दोनों तरफ डी डी एक्स लगा दिया, डी डी एक्स ऑपरेटर यूज़ किया, तो डी डी एक्स ऑफ x की पावर 4 कॉस एक्स। ठीक है, राइट साइड में x की पावर 4 और कॉस एक्स में से किसी एक को पहले छोड़ देना है। तो मान लो हमने x4 को एज इट इज रहने दिया, यानी इसका डिफरेंशिएशन नहीं किया, और डिफरेंशिएशन किसका किया हमने, कॉस एक्स का। प्लस फिर क्या करते हैं, फिर हम कॉस एक्स को छोड़ देते हैं और डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स स्क्वायर का। तो रूल तो आपको याद ही होगा कि दोनों में से किसी एक को पहले एज इट इज रहने देते हैं और जिसको हम विदाउट डिफरेंशिएशन छोड़ देते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं नेक्स्ट स्टेप में।
तो ये होगा x की पावर 4। cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, ये फॉर्मूले आपको याद होने जरूरी हैं, प्लस cos x, और x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4x क्यूब के बराबर। तो फाइनली हमारा ये आंसर आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब मैं ये वाली टर्म पहले लिख लेता हूँ क्योंकि ये पॉजिटिव में है, तो 4x क्यूब cos x माइनस x की पावर 4 sin x, ये हो गया आंसर, ये हुआ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन की जब जरूरत पड़ेगी प्रोडक्ट फंक्शन में तो हम ऐसे करेंगे। इसके बाद अब मैं आता हूँ दूसरे केस की तरफ। किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि दो फंक्शन का डिवीज़न हो। अगर दो फंक्शन का डिवीज़न होगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये भी हम पहले लिख चुके हैं, यहाँ मैं दोबारा से लिख के उसको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लेते हैं कि हमारे पास फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स। एफ एक्स अपॉन जी एक्स का मतलब ये है कि मान लो आपके पास फंक्शन है साइन एक्स, डिफरेंशिएशन जिसका करना है वो फंक्शन है y इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स की पावर 3, ऐसा फंक्शन हो, या y इक्वल टू एक्स की पावर 3 अपॉन साइन एक्स भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए जो कि डिवीजन में दिए हुए हों, हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे जिसको हम कहते हैं डिवीजन फॉर्मूला, राइट। तो डिवीजन फॉर्मूले को मैं एलोबरेट करता हूं, एक्सप्लेन करता हूं आपको। तो दोनों तरफ हमने ले लिया डी डी एक्स ऑपरेटर लगाया, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, न्यूमरेटर में एफ एक्स है, डिनोमिनेटर में जी एक्स है। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन था ये एज इट इज रख दिया, ऊपर ले जाके जी एक्स, और डिफरेंशिएशन किसका करना है, जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें ये चीज़ नहीं चलेगी कि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से किसी का भी डिफरेंशिएशन कर दें पहले, हमेशा पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा, न्यूमरेटर वाले फंक्शन का, और डिनोमिनेटर वाला एज इट इज लिख देना है। इसके बाद प्लस की जगह यहाँ पर आएगा माइनस। ये माइनस क्यों आ रहा है, पिछली बार प्लस क्यों आया था, इन सवालों का जवाब अभी नहीं ढूंढना है, ये सारा आप 12th क्लास में पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में। तो माइनस, अब पिछली बार हमने एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर दिया था तो एफ एक्स को छोड़ दिया, और डिफरेंशिएशन करेंगे अब हम जो फंक्शन डिनोमिनेटर में था उसका। ठीक है, बीच में माइनस आएगा, और पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा, जो कि न्यूमरेटर में था। इसके अलावा एक चीज और बाकी है अभी इसमें, फिर इसमें नीचे आएगा होल स्क्वायर ऑफ जी एक्स, यानी कि जो फंक्शन डिनोमिनेटर में है नीचे उसका होल स्क्वायर भी लिखना है। तो ये हुआ डिवीजन वाला फॉर्मूला, इसको कर दिया मैंने ये बॉक्स में बंद। इस फॉर्मूले को यूज करना है। अब हम ले लेते हैं इस पर एक एग्जांपल। तो इस पर एक एग्जांपल लें तो फंक्शन ले लेता हूं मैं y इक्वल टू, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ था x की पावर 3 अपॉन साइन एक्स, x की पावर 3 अपॉन साइन एक्स, इसको लिया। तो फिर वही दोनों तरफ डी डी एक्स ऑपरेटर लगा दिया, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब अपॉन साइन एक्स, एक्स क्यूब अपॉन साइन एक्स। अगली स्टेप क्या होगी, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। अब इसमें न्यूमरेटर में क्या है, एक्स क्यूब है, और डिनोमिनेटर में साइन एक्स है। तो पहले तो डिफरेंशिएशन किसका होना है, एक्स क्यूब का ही होना है, जैसे कि यहां पर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन पहले किया था। तो साइन एक्स को हम एज इट इज लिख देंगे साइन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, फिर माइनस साइन लगाएंगे। माइनस साइन लगाने के बाद जिस फंक्शन को हमने छोड़ दिया था अब उसका डिफरेंशिएशन होगा, और जिसका डिफरेंशिएशन किया था उसको छोड़ देंगे। तो एक्स क्यूब को छोड़ दिया एंड डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कर दिया अपॉन डिनोमिनेटर में जो फंक्शन होता है उसका होल स्क्वायर, तो साइन एक्स का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब आइए डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना किया हमने, cos x,
और डिनोमिनेटर में एज इट इज़ ये हो जाएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स। तो फाइनली या तो हमने जो अभी ऊपर आया है वही आंसर हो गया हमारे लिए, या इसको थोड़ा और डिफरेंट फॉर्म में लिखना हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं 3x स्क्वायर साइन एक्स माइनस एक्स क्यूब कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, एंड दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो डिवीजन फॉर्मूले का एप्लीकेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन फॉर्मूले को कैसे यूज़ करना है ये मैंने आपको बताया। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनको आप डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों फॉर्मूले लगा के आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे एक फंक्शन में लिखूं यहां पर y इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन एक्स। इसको मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्मूले से कैसे यूज कर सकते हैं, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स की पावर -1 इंटू कॉस एक्स। तो या तो मल्टीप्लिकेशन मान लो, किस किस का मल्टीप्लिकेशन मान ले हम इसको, x की पावर -1 और कॉस एक्स का, या डिवीजन किसका ले लेंगे, कॉस एक्स अपॉन एक्स का। दोनों से सॉल्व किया जा सकता है, दोनों से सेम आंसर आएगा, ये आप अपने आप सॉल्व करके देख सकते हो। तो ये बहुत ही बेसिक सा डिफरेंशिएशन अभी हमने पढ़ा। इसके अलावा डिफरेंशिएशन के क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे।